आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में स्वागत है। चलिए साथियों, आज मैं बाल मनोविज्ञान का 6वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जिन साथियों को ब्लर दिखाएगी वो साथी थोड़ा सा इसकी क्वालिटी बढ़ा लेंगे। अगर 360 पे देख रहे हैं तो 480 पे देखिए, आपको अच्छा दिखाई देगा। चलिए साथियों, मैं प्रश्न को शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा और वीडियो के लास्ट में आप बताइएगा 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो मैं पहले प्रश्न की बात करता हूं साथियों। एक अध्यापक को बहुत सी कक्षाओं में एक साथ पढ़ाना कहलाता है। मतलब प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक अध्यापक बहुत सी कक्षाओं को यदि एक साथ पढ़ाता है तो वो क्या कहलाती है, वो कैसा शिक्षण कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे साथियों दे रखा है कि ऑप्शन नंबर ए बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है, एकल शिक्षण कहलाता है, एक स्तरीय शिक्षण। तो साथियों आपको बता दें, जब अध्यापक कई कक्षाओं को एक साथ पढ़ा रहा होता है तो उस समय अध्यापक बहुकक्षा का शिक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। चलिए साथियों मैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ता हूँ। प्रश्न नंबर दूसरा आप सभी के सामने है, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अब प्रश्न नंबर दो कह रहा है साथियों कि किसी को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। किसको माना जाता है कि एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक किसको माना जाता है? इसका उत्तर देने का आप सब प्रयास करिएगा साथियों। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, यदि शिक्षक ऐसा पढ़ाए कि बच्चों की अधिकतम ज़्यादा संख्या हो तब उसे अप्रेरित शिक्षक माना जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, जो शिक्षक उपचारात्मक कार्य देता है वह किया जाए तो माना जाएगा। या फिर साथियों कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या इनमें से कोई नहीं। साथियों हम बता दें, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति होके ही क्या करेगी, जब एक अच्छा शिक्षक संकेतक का कार्य नहीं कर पाएगा। तो शिक्षकों द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी बिल्कुल गलत है। तो साथियों जब तक बच्चा अपने रुचि के अनुसार प्रश्न नहीं पूछना शुरू कर देता है, डर को छोड़ नहीं देता है क्लास में, तब तक शिक्षक का संकेतक नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हम साथियों सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 3 की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है साथियों, ये सीटेट और यूपी टेट सुपर टेट तीनों को रख करके मैं प्रश्न को आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसी तरह सीटेट के पेडागाजी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 साथियों, प्रश्न नंबर 3 के उत्तर का देने का प्रयास करिएगा। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया का मुख्य पद है, वर्गीकरण है, या फिर कठिनाई की जानकारी है, या पिछड़ेपन का कारण है, या उपयुक्त सभी। तो साथियों आपको बता दें, उपचारात्मक शिक्षण में होता क्या, बच्चे को सब कुछ उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि उसमें बच्चे में कमियां क्या है और क्या नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया का मुख्य पद है, अर्थात बच्चे का वर्गीकरण भी किया जाता है, उसकी कठिनाई की जानकारी भी की जाती है, और पिछड़ेपन का मतलब वो अपने साथियों से बिछड़ा हुआ क्या है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, वो भी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करेंगे। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 4 का भी उत्तर देने का आप सभी प्रयास कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, शैली के रूप में नेतृत्व व्यवहार की शैली है, आधिकारिक नेतृत्व या जनतांत्रिक नेतृत्व, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों शैली के रूप में नेतृत्व व्यवहार की शैली है, आधिकारिक में भी नेतृत्व किया जाता है, जनतांत्रिक में भी नेतृत्व किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी साथियों, ए और बी दोनों। चलिएगा साथियों, मैं प्रश्न नंबर 5 की आपके सामने बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 5 आप सभी के सामने है, इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित है? निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, अध्यापकों का स्तर, वेतन एवं शिक्षा, ए बी दोनों कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित सिद्धांत है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित सिद्धांत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ अध्यापकों का स्तर, वेतन तथा शिक्षा है। अध्यापकों का इतना वेतन होना चाहिए कि वो अपनी जीवन यापन कर सके। तो अर्थात ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा साथियों, ए और बी दोनों।
चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर मैं 6 की आपके सामने बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 6 का आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा साथियों। व्यक्तित्व का सृजन किस तत्व के आधार पर होता है? मैं आपको ये पढ़ाया भी हूँ, आप लेक्चर में जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी है, वहाँ पे व्यक्तित्व के कई लगभग 4-5 वीडियो पढ़ी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जो साथी नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यक्तित्व का सृजन किस तत्व के आधार पर होता है? इदम के आधार पर, अहम के आधार पर, या नैतिक कथन के आधार पर, या उपयुक्त सभी। तो साथियों आपको बता दें, व्यक्तित्व का सृजन जो होता है वो इदम के भी आधार पे होता है, अहम के आधार पे भी होता है, अचेतन कथन के आधार पे भी होता है। अर्थात हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिएगा साथियों, मैं प्रश्न संख्या 7 की बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 7 का आप उत्तर दीजिएगा, प्रयास करिएगा उत्तर देने का। लास्ट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए, आज का प्रश्न कैसा रहा। स्थिति जो बिना प्रयास के प्राप्त होती है उसे कहते हैं। जो बिना प्रयास के प्राप्त हो उसे कौन सी स्थिति कहेंगे? सामान्य स्थिति कहेंगे साथियों, या विशिष्ट स्थिति कहेंगे, या अभिरोपित स्थिति कहेंगे, या अर्जित स्थिति कहेंगे? आप साथी जानते हैं अर्जित स्थिति तो ये प्राप्त की जाती है, अर्थात ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। असामान्य स्थिति ये भी गलत है, विशिष्ट स्थिति भी गलत है। सही क्या होगा साथियों? अभिरोपित स्थिति। हम ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, 6वें वाले प्रश्न में आपका कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। स्थिति जो बिना प्रयास के प्राप्त होती है उसे अभिरोपित स्थिति कहते हैं, जो बिना प्रयास से मुझे मिल जाती है। चलिएगा साथियों, यहीं प्रश्न नंबर मैं 8 की बात कर लूँ आपके सामने। चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है समस्याओं को जटिल बनाना, या संवेग को समाप्त करना, या समस्या का समाधान करना, या संज्ञान का अंत करना। साथियों आप इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों मैं बता दूं, चिंतन तथा तर्क का जो उद्देश्य होता है वो समस्याओं का समाधान करना होता है, ना कि समस्याओं को जटिल करना होता है, और ना कि संवेगों को समाप्त करना होता है। तो ऑप्शन नंबर में मेरा यहाँ पे क्या सही होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समस्याओं का समाधान करना। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या मैं 9 की आपके सामने बात करता हूँ। इसका भी उत्तर देने का आप सब प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है साथियों? सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह किसका कथन है? कथन पूछ रहा साथियों, ये कथन किसका है? सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं, यह किसका कथन है? यह कथन पावलोव जी का है, स्किनर जी का है, मर्सले जी का है, वुडवर्थ जी का है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यह कथन जो है ऑप्शन नंबर सी मर्सले जी का है। चलिएगा साथियों, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा साथियों? ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार कविताएं पसंद करते हैं? ये प्रश्न सीटेट का प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न बार बार बनता हुआ आया है परीक्षा में। सीटेट में अभी भी पिछली बार बना था। संस्कृत के भी प्रश्न में ये बने थे, जिसमें तुकांत न हो बच्चे ऐसी कविता पसंद करते हैं, जो सीख देती है बच्चे ऐसी कविता पसंद करते हैं, या जिसमें लयात्मक हो बच्चे ऐसी कविता पसंद करते हैं, जो कहानी से जुड़ी हो बच्चे ऐसी कविता पसंद करते हैं। तो साथियों मैं बता दूं, प्राथमिक स्तर पर बच्चे कविता कैसी पसंद करते हैं? जो इसमें लयात्मक हो। लयात्मक का साथियों मतलब जिसे लय से गाया जाता है, जैसे क्या सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इस तरह से अधिकांश कविताएँ आती। जिसने सूरज ताज बनाया, जिसने चिड़ियों को महकाया, मतलब लयात्मक हो, लय में जो बच्चे गा सके। चलिएगा साथियों, 11वें प्रश्न की मैं बात करता हूँ। 11वें प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। बच्चों में लेखन कौशल का समझ का विकास कैसे किया जा सकता है? मतलब कि बच्चों को लिखने का विकास कैसे किया है? उसने लिखना सिखाने का विकास श्यामपट्ट पर लिखवा कर, निबंध लिखवा कर, कहानी बोलकर, उपयुक्त सभी। तो साथियों आप यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन करिएगा। हर तरह से बच्चे का जो है कौशल का विकास, बच्चा श्यामपट्ट पे लिखेगा तो भी उसका कौशल विकास होगा, निबंध लिखेगा तो भी विकास होगा, कहानी बोल करके लिखवाएंगे तो भी बच्चे का विकास होगा। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। सभी साथी प्रश्न संख्या 12 पर ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 12 का रहा साथियों, कविता का यथार्थ
मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सरल प्रणाली द्वारा किया जाता है, गुप्त प्रणाली द्वारा किया जाता है, समीक्षा प्रणाली द्वारा किया जाता है, छोटे प्रणाली। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, कविता का यथार्थ मूल्यांकन जो कैसे किया जाता है, तो ये समीक्षा प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। चलिए, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? किसकी वकालत करता है? उत्तर देने का प्रयास करिएगा साथियों। एकीकृत शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण शिक्षा की, मुख्य धारा शिक्षा की। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जो वकालत की बात करेगा साथियों, तो ये आपकी कैसी शिक्षा की बात करेगा? समावेशी शिक्षा की बात करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा साथियों। चलिएगा साथियों, यही प्रश्न नंबर मैं 14 आपको समझा दूं। प्रश्न संख्या 14, इसका भी उत्तर देने का आप सभी साथी प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 14 ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। कैसे एक शिक्षक विद्यार्थी को अच्छी तरह से अनुप्रेरित कर सकता है? पुरस्कार दे करके, सही मार्गदर्शन दे करके, उदाहरण दे करके, कक्षा में सफाई करके। साथियों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है, मतलब विद्यार्थियों को, पूरे विद्यार्थियों को कैसे अनुप्रेरित करेगा, ये बात है। सही मार्गदर्शक दे करके, उदाहरण दे करके, कक्षा में सफाई करके, पुरस्कार दे के। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें पुरस्कार दे करके बच्चे को पूरा अनुप्रेरित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या मैं 15 की बात करता हूँ आपके सामने। प्रश्न संख्या 15, प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक है प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्ध या कथनों में तारतम्यता। इस प्रश्न का सभी साथी उत्तर देंगे। प्रस्तावना कौशल में मुख्य तत्व है या मुख्य घटक हैं, कौन से मुख्य घटक होते हैं? तो साथियों कुछ भी हो, प्रश्नों की संरचना ठीक है, लेखन स्पष्टता ठीक है, जब तक उचित श्रृंखलाबद्ध में नहीं होगा तब तक प्रस्तावना कौशल के प्रमुख घटक आपके नहीं माने जाएंगे। तो प्रस्तावना का जो प्रमुख घटक होगा वो उचित श्रृंखलाबद्ध में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 16 की तरफ ध्यान दीजिएगा आप सभी साथी। कौन मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? जैविकी मनोवैज्ञानिक या वातावरणीय मनोवैज्ञानिक या जन्मजात मनोवैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं? कौन मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देने का आप सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रश्न, चलिए साथियों समझिएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा साथियों। जैविकी मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वह वंशानुक्रम को अधिक महत्व देने का प्रयास करते हैं। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर मैं 17 की बात करूं, ये प्रश्न मैं आपको पढ़ाया भी हूं, समझाया भी हूं। पिछली वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जब मनोविज्ञान का मैं इतिहास आपको पढ़ा रहा था। प्रश्न संख्या 17, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए कह रहा साथियों दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पटना। तो साथियों याद रखिएगा, भारत की बात करता है तो हमें कोलकाता मारना है। कोलकाता में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। और यदि विश्व की बात करेगा साथियों, तो विश्व में की बात करेगा तो हमें जर्मनी करना है। जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में आपको मैंने बताया था। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 18 आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 18 उत्तर देने का प्रयास करिएगा। कम बुद्धि वाला, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हुआ है। कम बुद्धि वाला बालक भी हो सकता है। प्रश्न इस तरह से, यहाँ कम बुद्धि वाला, यहाँ बालक आप लिख लीजिएगा साथियों। एक मिनट, आप इसी तरह से बने रहिएगा। कम बुद्धि वाला बालक, यहाँ पे लिख दीजिएगा बालक, यहाँ बालक आप कर लीजिएगा साथियों। कम बुद्धि वाला बालक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सृजनशील हो सकता है कि विवेकशील होता है, प्रज्ञावान होता है, चालाक। भैया जब कम बुद्धि तो कहाँ से चालाक होगा? जब कम बुद्धि तो प्रज्ञावान कहाँ से होगा? विवेकशील कहाँ से? कम बुद्धि वाला बालक सृजनशील हो सकता है साथियों। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कम बुद्धि वाला बालक सृजनशील हो सकता है। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 19 की मैं आपके सामने बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करिएगा।
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का था? यह प्रश्न आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा साथियों। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? यह कथन थॉर्नडाइक जी ने कहा था। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई, आप थॉर्नडाइक है यहाँ पे। बी को पियाजे ने कहा था, सी जो है स्किनर ने कहा था, डी वाटसन ने कहा था। तो साथियों सुनिएगा ध्यान से, इस प्रश्न को सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, इसको किसने कहा था साथियों? पियाजे ने कहा था, जीन पियाजे जिनका पूरा नाम है। ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। चलिएगा साथियों, ये आपके सामने लास्ट प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। इस प्रश्न का सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बी.एस. ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के किस पक्ष पर बल दिया गया है? भावात्मक पक्ष पर बल दिया गया है, क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया गया है, ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया गया है, या उपयुक्त सभी? तो साथी आपको बता दूं, बी.एस. ब्लूम के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों पर सभी पक्षों पर बल दिया गया, जितने पक्ष यहाँ पे है। भावात्मक पक्ष पर भी बल दिया गया है, क्रियात्मक पक्ष पर भी बल दिया गया है, ज्ञानात्मक पक्ष पर भी बल दिया गया है। अर्थात आपका ऑप्शन सही होगा साथियों, डी, उपयुक्त सभी। आज का सेट कैसा रहा साथियों? आप सभी साथी ज़रूर बताएंगे आज की सेट कैसी रही। आप सभी साथी अवश्य बताएंगे आज की सेट कैसी रही।